स्वागत है आप सभी का द बोर्ड कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी में कक्षा 10 हिंदी का जो प्री बोर्ड का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहता है और प्री बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हैं देन आपकी जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम 2025 की क्लास 10th हिंदी के पेपर की तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, है ना। तो आइए इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। कॉपी पे भी मैंने सॉल्यूशन किया है इस तरीके से, वर्णनात्मक प्रश्न का और बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो मैंने किया है। तो उसका पूरा जो उत्तर सहित सॉल्यूशन है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर है और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर 2025 में बन सकता है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहते हैं और आपका जो पेपर होता है वो खंड आ और खंड बा में विभाजित रहता है। खंड आ के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख हैं। एक एक नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो आइए हम खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और साथ में यदि आप क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे जरूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोज ला रहा हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये पहले ही चैप्टर से है। चिंतामणि निबंध संग्रह, जो चिंतामणि है वो निबंध पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो ए पहला जो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा यशपाल और चौथा जैनेन्द्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा हम देखते हैं त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो पहला जैनेन्द्र कुमार, दूसरा मुंशी प्रेमचंद और तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा अमृतलाल नागर। तो त्यागपत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है जैनेन्द्र कुमार, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। जैनेन्द्र कुमार जो हैं वो त्यागपत्र के लेखक हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। दूसरा जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, शुक्ल युग की समयावधि है। जो शुक्ल युग की समयावधि है वो क्या है? तक फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी तक, और सेकंड है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और थर्ड है 1905 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि की बात की गई है तो ये क्या है? सही ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि रही है। चौथा क्वेश्चन है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये कहावत जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, लेकिन ये पूछा गया है कि ये कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है ना। प्रयुक्त किस पाठ में हुई है? आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दिया गया है, पहला मित्रता पाठ में, ये पहला चैप्टर से है, दूसरा अजंता में, तीसरा ममता में और चौथा भारतीय संस्कृति में। तो ये है जो कहावत है, ये जो कहावत है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये भारतीय संस्कृति में प्रयुक्त हुई है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है, क्लास 10th में ये चैप्टर है, तो इसमें ही ये क्या कहते हैं कहावत प्रयोग हुआ है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। इसमें मतलब अलग अलग इलाकों में पानी बदल रहा है, वैसे ही अलग अलग, जैसे भारत में कई राज्य हैं तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। तो इस कहावत का यही मतलब है, यानी भारतीय संस्कृति में इस कहावत का प्रयोग किया गया है। चलो पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। कलकत्ता से पार्किंग किस विधा की रचना है? विधा की रचना है तो पहला कहानी है, दूसरा नाटक है, तीसरा संस्मरण है और चौथा यात्रा व्रत है। तो कलकत्ता से पार्किंग किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा व्रत की रचना है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविवर बिहारी जी की प्रमुख रचना है। जो कविवर बिहारी जी हैं, बिहारी जी की प्रमुख रचना क्या है? फर्स्ट गंगा लहरी, सेकंड सतसई और थर्ड रसमीमांसा और फोर्थ वैदेही वनवास। तो आप सभी जानते होंगे कविवर बिहारी जो है, बिहारी जी जो हैं उनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है? बिहारी सतसई, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट है। सतसई इसमें लिखा हुआ है लेकिन बिहारी सतसई पूरा नाम है, सतसई के रूप में भी ऑप्शन आ सकते हैं। देन कविवर बिहारी जी की जो प्रमुख रचना है वो सतसई है ना। सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं फर्स्ट निराला, सेकेंड महादेवी वर्मा और थर्ड अज्ञेय और फोर्थ श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक जो है वो पत्रिका है और उसके संपादक अज्ञेय जी हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज अ राइट
आंसर किसका 7 नंबर क्वेश्चन का, यानी तार सप्तक के संपादक कौन है, अगेजिंग है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर में बन सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आप वीडियो मिस कर देंगे। अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हो गया ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। फर्स्ट नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और थर्ड है मैथिली शरण गुप्त को, और फोर्थ है अज्ञेय को। तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ, तो आप जानते होंगे मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। राष्ट्र कवि का सम्मान किस कवि को प्राप्त हुआ, मैथिली शरण गुप्त को। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यहाँ नहीं है ना, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन नहीं है, यहाँ पे आंसू है, आंसू है ना। फर्स्ट है आंसू, सेकंड है लहर, थर्ड है झरना, और फोर्थ है यामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यामा। यामा जो है वो किसकी रचना है, वो महादेवी वर्मा की रचना है ना। और बाकी जो आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, ये सारी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो नहीं की बात की गई, यानी यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, यानी सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन की। चलो 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, रीत काल का अन्य नाम है। रीत काल का जो अन्य नाम है वो क्या है, पहला स्वर्ण काल, दूसरा श्रृंगार काल, तीसरा उद्भव काल, और चौथा संक्रांति काल। तो रीत काल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है। श्रृंगार जो काल है उसको हम रीत काल के नाम से जानते हैं, और ये सेकेंड ऑप्शन सही है। रीत काल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 11 नंबर, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। हास्य, यहाँ पे हास होना चाहिए, है ना। और सेकेंड है शोक, और थर्ड है भय, और फोर्थ है क्रोध। तो शोक जो होता है वो करुण रस का होता है, और जो हास होता है वो हास्य रस का होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। भाई जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, फर्स्ट संदेह, सेकेंड उत्प्रेक्षा, और थर्ड भ्रांतिमान, और फोर्थ अतिशयोक्त। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आपने पढ़ा भी होगा चरण कमल बंदो हरिराई, ये किसके द्वारा लिखित है, सूरदास के द्वारा, पद वाले चैप्टर में है ये लाइन, है ना। तो पहला अनुप्रास है, दूसरा रूपक है, तीसरा श्लेष है, और चौथा उत्प्रेक्षा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, आपने पढ़ा होगा, है ना। इसमें तुलना की गई है कि जो ईश्वर के, जो भगवान कृष्ण के चरण है वो कमल के समान है ना, इसीलिए इसमें ऐसा कुछ है ना, यानी रूपक अलंकार सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 14 नंबर, उपसंहार का मूल शब्द है, फर्स्ट उप, सेकेंड संहार, और थर्ड सम, और फोर्थ हार। तो उपसंहार का जो मूल शब्द है वो संहार है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट, है ना। उपसंहार का जो मूल शब्द है वो संहार है, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, पहला फर्स्ट अन है, सेकेंड अन है, और थर्ड अनु है, और फोर्थ पकार है। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त शब्द अनु है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, है ना। अनुचर शब्द में उपसर्ग आप जानते होंगे शब्द के पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग अनु है अनुचर में, यानी सही ऑप्शन थर्ड नंबर, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, पत्थर का तत्सम रूप होगा, क्या होगा, पहला पत्थर होगा, दूसरा शिला होगा, तीसरा प्रस्तर होगा, और फोर्थ कोई नहीं। तत्सम रूप संस्कृत रूप होता है, यानी पत्थर का जो तत्सम रूप है वो प्रस्तर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है, प्रस्तर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, पुत्र का पर्यायवाची है, क्या नंबर, पहला सुत, सेकेंड सुता, थर्ड तनया, और फोर्थ आत्मजा। तो पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुत होता है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुत होता है। आप याद कर लेंगे, पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुत है। 18 नंबर क्वेश्चन, युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है ना, पहला त्वे, सेकेंड तौ, और थर्ड त्वत, और फोर्थ ते। तो त्वे जो है वो सप्तमी, युष्मत का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट 18 नंबर क्वेश्चन का। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है,
फर्स्ट क्या, सेकंड कौन, थर्ड फर्स्ट व सेकंड दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो है वो भी सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन भी है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या और कौन, है ना। इन दोनों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोहन गीत गाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। पहला मिश्रित है, सेकंड सरल वाक्य है, और फोर्थ संयुक्त वाक्य है, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। थर्ड जो है संयुक्त वाक्य, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मोहन गीत गाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है, यानी सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो ये टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्री बोर्ड पेपर के थे क्लास 10th हिंदी के, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। खंड आ का हमने पूरा सोल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में बता दिया। जो प्री बोर्ड का पेपर था एक कक्षा 10 का, इसमें खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनका पूरा सोल्यूशन हो गया है। अब हम किसके सोल्यूशन की बात करेंगे, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी 1-2 गद्यांश दिए रहेंगे, उनमें से एक गद्यांश को पढ़ के उनके 3 जो क्वेश्चन दिए रहते हैं 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन करना रहता है। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये किस पाठ का गद्यांश है। इससे हम जो गद्यांश के प्रश्न हैं, प्रश्नों पर उत्तर दीजिए, है ना। जो आधारित गद्यांश पर प्रश्न है उनके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो पहले गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम में गद्यांश को हल करें तो गद्यांश को पूरा पढ़ लें, क्लियर हो जाए कि ये किस चैप्टर से और किस लेखक द्वारा लिखा है, देन आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि गद्यांश पद्यांश और बहुत सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। 50 नंबर का लिखने वाला रहता है और 20 नंबर का OMR सीट रहता है ना। तो आराम से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूँ आप सभी अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा ही स्कोर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगा, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अंधा बना रही है। यानी आपने ये सब पढ़ के तो इतना तो क्लियर कर लिया होगा कि ये किस चैप्टर से है, ममता चैप्टर से है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है ना। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, मैं पूरा उत्तर आपको दिखा रहा हूँ कि संदर्भ आप कैसे लिखिएगा। देखो ऐसे ही खंडबा, क्योंकि आप खंडबा का सोल्यूशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पत्र पे जब आपको पेपर कॉपी मिलेगी तो आप ऐसे ही खंडबा डालेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न स्केच के डाल सकते हैं या ब्लैक पेन से डाल सकते हैं। फिर उत्तर नंबर जो भी रहेगा, यहाँ पे 1 है तो मैंने भी 1 लिख दिया। यहाँ पे अगर 21 है तो आप 21 लिख सकते हैं, है ना। तो उत्तर नंबर 1। फिर पहला का नंबर है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डाल देनी है, का नंबर और संदर्भ। और कैसे आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के, क्योंकि गद्यांश की बात की जा रही है, आप गद्यांश हल कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। गद्यांश और पद्यांश में जब गद्यांश हल करें उसका संदर्भ लिखें तो गद्यांश यहाँ पे लिखेंगे, और अगर पद्यांश कर रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे, है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से लिख दिया है और लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिख दिया है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर का पूरा फोकस आपके इस ब्लैक पेन पे जाएगा और वो देखेगा कि बच्चे ने सही लिखा है, एग्जैक्ट वही देखेगा। की पॉइंट एग्जामिनर देखता है ना कि पूरा पढ़ता लिखता है, इतना टाइम उसके पास नहीं रहता। तो ये सही है, दिन तुरंत आपको 2 नंबर इस तरीके से दे देगा और कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, है ना। इस तरीके से 2 नंबर आपको, देखो 6 नंबर, देखो 2 इसका और एक क्वेश्चन ये है, देखो तो 2 इसका, है ना। इस प्रकार से 6 नंबर बन गए। तो इसमें आपके 2 नंबर पक्के हो गए। संदर्भ अगर सही है देन 2 नंबर। संदर्भ में आपको क्या पता होना चाहिए, लेखक का नाम और पाठ का नाम, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे लिखा गया, हेडिंग डाल दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। और देखो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, है ना। आगे आप देखो, अगर आपको नहीं आता है गद्यांश तो गद्यांश लिखने का तरीका मैंने बता दिया है कैसे लिखा जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के इसमें लेखक का नाम जोड़ के इसमें अदल बदल के शब्द, जैसे साइनोनिम्स होता है पर्यायवाची शब्द, तो उसको अदल बदल के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो अदल बदल के इसमें आधा जोड़ के, अगर आपने किताब पढ़ा होगा, पाठ पढ़ा होगा ममता नामक, तो उसकी कहानी भी आपको पता होगी, तो उसमें से उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ये पैसेज जिससे रिलेटेड है। आइए हम देखते हैं कैसे हमने आपको लिख के दिखाया। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है, हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व ना रहेगा, उन विविधता भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके आगे भी मैंने लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिताजी, मंत्रित्व ना रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम
भीख तो मिल ही जाएगी। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। इस प्रकार हमने 2 नंबर पक्के कर लिए, क्या लिख के 2 नंबर पक्के कर लिए, क्या लिख के रेखांकित अंश की व्याख्या लिख के। अब ग नंबर क्वेश्चन है, तो ग नंबर क्वेश्चन है विपदा के लिए इतना, आप देख सकते हैं विपदा के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है, तो यहाँ पे इतना आयोजन की बात की गई है, तो धन के आयोजन की बात। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ इतना आयोजन के द्वारा गलत तरीके से संचित किया गया धन की बात की गई है। तो इस प्रकार 2 नंबर इसके भी आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार आपके 6 नंबर जो हैं वो टोटल कंप्लीट हो गए किसमें, गद्यांश में। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही गद्यांश का पूरा सोल्यूशन करना है। अब हम बात करते हैं आगे। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश है, ये भी देखो आप 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 नंबर के ये हो गए, 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये, है ना। सबसे पहला पद्यांश है, आप पढ़ें इसको। अणु युग बने धरा, जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू, राष्ट्र को आत्मसमर्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रायन। ये पूरा है और ये किसके द्वारा लिखित है, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित है। आपने पढ़ा होगा ये पाठ, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, है ना। और ये चींटी नामक पाठ से लिया गया है, क्लास 10th में है ना। और ये पद्यांश है, तो उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना, संदर्भ लिखना नहीं आता है तो देखो उत्तर नंबर 2 डालना और इस तरीके से हेडिंग डालना और लिखना, क्योंकि आप पद्यांश का लिख रहे हैं तो पद्यांश लिखना। इसमें लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित चींटी नामक शीर्षक मतलब पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है ना। इस तरीके से आपने लिखा और आपको 2 नंबर जो क्या कहते हैं पद्यांश से उसके मिल गए। अब बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, जो 2 नंबर में है। तो रेखांकित अंश की यहाँ से धारा चंद्र की प्रीत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रयान, इसका लिखना। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखोगे कवि का कहना है, कवि यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत का कहना है ना। कवि का कहना है कि विश्व का मात्र सत्य मानवता की भावना है, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को कर ज्वार उठा करता है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, तात्पर्य यह है कि मुख को देखकर ज्वार का उठा करता है। आगे क्या है, तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। तो इस प्रकार आपने 2 नंबर किसके पक्के कर लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या के पक्के कर लिए। 4 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन है, हृदय सिंधु में कौन सा अलंकार है, क्या है, हृदय सिंधु में कौन सा अलंकार है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हृदय सिंधु, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, हृदय सिंधु में रूपक अलंकार है। किसका, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इस प्रकार 2 नंबर आपने इसके भी पक्के कर लिए। 6 नंबर आपके पक्के हो गए किसके, पद्यांश की, है ना। 12 नंबर तो आराम से पक्के हो गए। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 70 में 70 नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे। किसमें, क्लास 10th हिंदी में। बहुत ही आसान पेपर, इजी आता है बहुत ही, है ना। अगर लिखने का तरीका मालूम है और अच्छे तरीके से लिखते हैं दिन नंबर फुल मिलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ये 2 दिए गए हैं, इनमें से अथवा है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, जो आपको समझ में आए वो करिएगा। तो मैं पहले वाले का सोल्यूशन बताया दे रहा हूँ। पहला, एम नगरी विविध धर्मालम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकारा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहव महात्मा अत्रागत्य श्वेयान विचारान प्रसारयान, न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कल्प क्षेत्रे इयं नगरी विभिन्न विविधानम कलानां शिल्प पंचानम कृत्य लोके विश्वता अत्यंतः कौशीय सटिकः देशे देशे सर्वत्र स्पंदन्ते अत्यत्या, है ना, प्रस्तमूर्तया प्रत्यथा, है ना, इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानापि परिपालयत। ये पूरा है। देखो अगर कहा जाए इसमें 2 चीज़ें लिखनी रहती हैं, पहले संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। देखो कैसे मैंने लिख के बताया है, आप देख सकते हैं। ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। देखो उत्तर नंबर 3 और इसमें संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश यहाँ पे लिख सकते हैं। संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और 2 नंबर इसके आपको पक्के हो गए, क्योंकि ये 5 नंबर में है। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। अब हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, यह नगरी अर्थात काशी, आप देख सकते हैं इयम का मतलब यह नगरी, नगर और संगम स्थली है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह नगरी अर्थात काशी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा
अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार 3 नंबर आपके ये पक्के हो गए, किसमें? संस्कृत के हिंदी अनुवाद में, देख सकते हैं आप, है ना। 5 नंबर का बनता है। अब हम बात करते हैं चौथा, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक का संदर्भ में हिंदी सहित अनुवाद लिखिए। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता फिर निरंतरः निश्चयास्ते संभित्वा खंडम कूपम कदापि मा कृथाम अत्यंतम सरस हृदयतः परेशान गुणग्राही वाश। तो इन दोनों में से एक लिखना है। ये भी 2 नंबर के संदर्भ के और 3 नंबर के हिंदी अनुवाद के आपको मिलते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो, उत्तर नंबर 4 संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, क्योंकि यहाँ पद्यांश की बात की गई। श्लोक है यानी पद्यांश है, समझ रहे हो, हमारी पाठ्यपुस्तक या आप यहाँ पे श्लोक भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूजते से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है? बंधनम मरणम वाप जयो वापि पराजय। तो आप क्या लिखेंगे? बंधन हो अथवा मृत्यु, जप हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। क्या लिखता है? पराजय उभयत्रो समूह वीरा वीर भव ही वीरता, है ना। फिर वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। इस प्रकार आपने 5 नंबर पक्के कर लिए। 2 नंबर किसमें? संदर्भ में, और 3 नंबर इसमें। तो इस प्रकार से पूरा हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको संस्कृत में पद्यांश गद्यांश का सोल्यूशन करना रहता है। बहुत ईजी वे में चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो आप लिख देंगे आराम से। देखो, चीज़ें जरूरी नहीं कि पूरी किताब की छपी हों, जरूरी नहीं कि जो आपने याद किया वही, लेकिन जरूरी ये है कि आप उस समय अपने आप का पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप से कैसे सोच के बना के चीज़ों को लिखते हैं, उससे कैसे रिलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। देखो, इसमें कई चीज़ें होती हैं। पहला, मुक्त दूत, जवाहर, मेवाड़ मुकुट, है ना, करमवीर, भरत और कर्ण, ये कई सारे जो खंडकाव्य हैं वो चलते हैं। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप बहराइच से हैं, बहराइच जिले से हैं, तो इसमें मेवाड़ मुकुट चलता है, ये बात ध्यान रखना। मैं बहराइच जिले से हूँ, इसलिए मैंने मेवाड़ मुकुट पे वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने तरीके से देख लेंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, उसमें अलग अलग के खंडकाव्य चलते हैं। वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो पता चल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे पूरा पेपर का सोल्यूशन करना है। तो निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। 5 नंबर में डायरेक्ट बनेगा। 3 नंबर जीवन परिचय के, 2 नंबर किसके? रचनाओं के। तो पहला, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है देन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। पहला, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल। 5 नंबर इसके भी पक्के हो जाएंगे। अगर इन तीनों का जीवन परिचय आपको पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं एक लिखना है, देख लो इसमें से एक। अगर नहीं पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, आराम से देखिए और उनके जीवन परिचय को तैयार कीजिए। 10 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे। ये सारे जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर है। बाद में आके मत कहिएगा कि क्या आपने पढ़ाया, यही आएगा चीजें। जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इनमें से ही जीवन परिचय आएंगे। 10 नंबर तो फ्री मिल रहे हैं आपको। पता है कि कंफर्म है कि आएगा तो आएगा, जो कंफर्म है उसको भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, देन आपकी गलती है ना। फिर 7 नंबर, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो, आप ध्यान रखना, यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं। अब यही 2 श्लोक आप बोर्ड एग्जाम में मत दिख के आना। ये 2 श्लोक दिए गए हैं संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए। पता चला तुम यही 2 याद करके गए और ये दोनों आ गए, तो अब इन दोनों में से कोई एक को लिखोगे तो फेल हो जाओगे। फेल का मतलब इसका नंबर 2 नंबर काट लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान नहीं, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको याद कर लीजिएगा। कम से कम 3 श्लोक याद कीजिए। जो प्रश्न पत्र में मान लो 2 श्लोक आपने याद करके जो गए वही आ गए तो क्या करेंगे, कौन सा लिख देंगे। इसलिए कह रहा हूँ 3 श्लोक एटलीस्ट याद करें और उसको लिख दीजिएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश है, तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। मैंने प्रार्थना पत्र लिखना सिखा दिया है, कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट होता है। अगर आपको नहीं पता देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा, कैसे पत्र लिखा जाता है, कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, मैंने बता रखा है ना। 9 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वाराणसी का कस्या नद्या कुले स्थिता पुरुराज केन सह युद्धम अकुरुत अभ्यासिन केन वर्धते पदेन बिना किम दूरम। एक नंबर में 2 क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं, तो ये आप दे लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना। बेरोजगारी की समस्या पे मैंने निबंध बता रखा है, विज्ञान की देन पे मैंने निबंध बता रखा है, और मेरा प्रिय कवि और विद्यार्थी जीवन पर मैं निबंध ऑलरेडी लेके आऊँगा। ये 7 नंबर में है, तो ये चारों निबंध पढ़ लीजिएगा, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा प्री बोर्ड पेपर का
प्री बोर्ड पेपर का जो हिंदी का पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन आपने देख लिया। और ये सारी जो क्वेश्चन दिए गए थे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते थे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं बताऊँगा कहाँ से PDF मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा, जो मैं अन्य वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगी, इंप्रेशन यूट्यूब भेज देगा, ताकि आप उसको देख के अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं।